मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। 1973 में बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के बाद चंद रियासतों के इल्हाक से एक नई रियासत यानी मुत्तहिदा अरब अमारात की बुनियाद रखी गई। टैक्स फ्री पॉलिसी और बादअज़ां तेल की दरियाफ्त ने दुबई की मईशत को गोया पहिए लगा दिए। दुबई माशी लिहाज से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। सरमायाकारी की कोई हद न सरमाया निकालने की। पैसा हुंडी से भेजें चाहे बैंक के जरिए, चाहे नकद लाएं या ले जाएं, चाहे सोने की ईंटें, सोने पे सुहागा, सब कुछ टैक्स फ्री। यही वो अवामिल थे जिनकी वजह से दुबई बड़े बड़े ताजरों और स्मगलरों की आमाजगाह बनता गया। अपनी तरक्की के अव्वलीन दौर में हुक्मरान खानदान ने मसाइल हल करने के लिए लोगों से मुलाकात के सिलसिले को इंतहाई सहल बना रखा था। उस वक्त के हाकिम शेख मोहम्मद और हुक्काम बाला तमाम मसाइल बिलखुसूस मालियाती मसाइल के हल में जाती दिलचस्पी जाहिर किया करते थे। जिस वक्त दाऊद इब्राहिम ने खालिद पहलवान के साथ मिलकर दुबई में सोने की स्मगलिंग शुरू की थी, वो इन तमाम बातों से अच्छी तरह आगाह था। दाऊद इब्राहिम के बढ़ते हुए सोने के कारोबार और शाही खानदान की दिलचस्पी की वजह से दाऊद इब्राहिम को दुबई में कदम जमाने में कुछ खास वक्त न लगा। जैसे ही जहाज के पहिए एयरपोर्ट के रनवे से लगे, दाऊद इब्राहिम ने सुख का सांस लिया। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए दाऊद इब्राहिम खौफ और खुशी की दरमियानी कैफियत से दो चार था। उसे अंदाजा था कि अब बम्बई की गलियां उसके लिए अजनबी हो चुकी हैं। हो सकता है ये जुदाई वक्ती हो और ये भी हो सकता है कि ये जुदाई हमेशा हमेशा के लिए हो। दाऊद इब्राहिम इन्हीं सोचों में गुम था। इससे पहले भी दाऊद इब्राहिम दुबई आ चुका था, लेकिन बतौर मुसाफिर। इस मर्तबा तो वो दुबई को ही अपना वतन बनाने के लिए आया था। एयरपोर्ट पर कागजी कार्रवाई से फारिग होने के बाद दाऊद इब्राहिम एयर कंडीशनड लाउंज में बैठा रोशनी में चमकते सहरा को देखने लगा। बम्बई की लोगों से भरी गलियों के मुकाबले में ये नजारे दाऊद इब्राहिम को कुछ भले मालूम नहीं हो रहे थे। बयाबान, नामालूम मंजिलों की जानिब जाती हुई ना खत्म होने वाली सड़कें, खाल खाल इमारतें और झुलसा देने वाली सख्त गर्मी, ये था उस वक्त का दुबई। यही वो दुबई था जहाँ बहुत से हिंदुस्तानी आने के लिए बेताब रहते थे कि अपनी गुर्बत मिटा सकें। लेकिन दाऊद इब्राहिम को आज यहाँ बैठे हुए बम्बई और घर वालों की याद सता रही थी। अलबत्ता अगले ही लम्हे उसे ये एहसास हुआ कि उसे अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना चाहिए और अब इन्हीं सहराओं से उसे डोंगरी पर हुक्मरानी करनी है। वो वापसी की तमाम कश्तियां जलाकर आया था। दाऊद इब्राहिम का जहन पूरी तरह मंसूबाबंदी में मसरूफ था। वो आने वाले दिनों के बारे में कोई हिकमत अमली बना रहा था। दाऊद इब्राहिम को अंदाजा था कि खालिद पहलवान का बाप तो अब उसकी जिंदगी में बंद हो चुका है, इसलिए अब उसे कोई नया बाएतमाद शख्स तलाश करना होगा जो इस दियार गैर में उसका साथ दे सके। अब उसे दुबई में एक थिंक टैंक और एग्जीक्यूटिव कंपनी बनानी थी। दुबई में दौलत कमाने के बहुत से मौके थे और दाऊद इब्राहिम इन मौके से पूरा फायदा उठाना चाहता था। लेकिन जहां उसे तमाम सरमायाकारी कानूनी तरीके से करनी थी, उसे अपने काले धन को दुबई में सफेद धन में तब्दील करना था। बॉलीवुड से घोड़ों की रेस तक और रियल स्टेट बिजनेस से शेयर मार्केट तक हर जगह दाऊद इब्राहिम किस्मत आजमाने का ख्वाहिशमंद था। वो चाहता था कि ऐसा कोई भी बिजनेस दुबई में उसकी दस्तरस से बाहर न रहे जिसमें लंबे हाथ मारने के मौके मुयस्सर हों। फिल्म साजी और घोड़ों की रेस का शौक उसे उस वक्त से था जब वो नौउम्र था। लेकिन बम्बई में उसे अपने दुश्मनों से निमटने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। दुश्मनों की जानिब से फारिग हुआ तो बम्बई पुलिस के साथ आंख मचोली का खेल शुरू हो गया। लेकिन इस नए वतन में उसे अपने तमाम शौक पूरे करने के लिए वक्त और मौके दोनों ही मुयस्सर थे। यहाँ उसे कानून के साथ आंख मचोली नहीं खेलनी थी, बल्कि कानून वालों को अपना हमनवा बनाना था। इसी असना में गाड़ी रुकी और ड्राइवर ने दाऊद इब्राहिम से कहा, सर आपकी जगह आ चुकी है। दाऊद इब्राहिम ने महसूस किया कि जिस तरह आराम के साथ जहाज ने लैंड किया था, उसी तरह आराम के साथ कार भी रुकी है। न कोई गढ़ा, न कोई झटका और न ही कोई शोरगुल, जिनका दाऊद इब्राहिम बम्बई की सड़कों पर दूसरे लोगों की तरह आदी था। गाड़ी इस आराम से चलती और इतनी आहिस्तगी के साथ आकर रुकी थी कि इस दौरान जहन में आने वाले ख्यालात में जरा बराबर खलल वाक़ न हुआ था। बम्बई में तो ऐसे पुरसाइश सफर का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दाऊद इब्राहिम की नजर उस आलीशान बंगले पर पड़ी जो दुबई में उसके नए स्मगलर पार्टनर ने उसे फराहम किया था। दाऊद इब्राहिम को अपनी जाती रिहाइश का बंदोबस्त करने तक उसी बंगले में रहना था। दाऊद इब्राहिम का ये नया पार्टनर शेख यूसुफ था, जो कि दुबई में अपने हेडक्वार्टर को काफी मजबूत बना चुका था। दाऊद इब्राहिम एक मर्तबा फिर माजी के दरीचों में झांकने लगा। उसकी नजरों में तमकार महल्ले का वो छोटा सा घर घूमने लगा, वो टूटी फूटी दीवारें, उधड़ी हुई सीढ़ियां और बदबूदार राहदारियां। उसके बाद उसे मुसाफिर खाने में अपनी वो इमारत याद आई जो तमकार महल्ले वाले घर से कदरे बेहतर थी।
अगले ही लम्हे दाऊद इब्राहिम अपने माजी के दरो दीवार से उस आलीशान बंगले का मुआजना करने लगा था। ये एक इंतहाई खूबसूरत बंगला था जिसे इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। खूबसूरत लॉन, इम्पोर्टेड टाइलें, वसीओ अरीज कमरे, इंतहाई दीदा ज़ेब फर्नीचर और घर के बाहर तक मार्बल की टाइलों का फर्श। बम्बई में तो स्टेट गवर्नर और वजीर आला भी इस कदर पुरासाइश जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बंगले की एक एक चीज का जायजा लेने और उसे सराहने के बाद दाऊद इब्राहिम ने तहिया कर लिया था कि वो उससे भी खूबसूरत बंगला अपने लिए बनाएगा। उसे अंदाजा हो रहा था कि यहाँ रहते हुए वो न सिर्फ बम्बई बल्कि दिल्ली का भी अमीर तरीन इंसान बन सकता है। एक मरतबा फिर अपनी मनसूबाबंदी की जानिब आते हुए उसने सोचा कि दुबई में अपना सेटअप बनाने के लिए उसे अपने एतमाद के साथियों को दुबई बुलाना होगा। उसे अंदाजा था कि अपने कारोबार के सिलसिले में वो बिल्कुल नए लोगों पर एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सिर्फ मनसूबाबंदी करना थी और इस मनसूबाबंदी पर अमल करने के लिए उसे अपने करीबी साथियों की अशद जरूरत थी। अभी उसे दुबई आए 24 घंटे भी न गुजरे थे कि वो दर्जनों टेलीफोन कॉलें बम्बई मिला चुका था। इन कॉलों को मौसूल करने वालों में कई सीनियर पुलिस ऑफिसर, सियासतदान और उसके करीबी साथी शामिल थे। एक जानिब तो उसने अपनी मदद करने वाले पुलिस अफसरों और सियासतदानों का शुक्रिया अदा किया और दूसरी जानिब उसने अपने साथियों को हिदायत की कि पहली फुर्सत में अपना सारा कारोबार और बोरिया बिस्तरा लपेटें और दुबई के लिए रवाना हो जाएं। ये हुक्म मिलते ही दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी दुबई रवाना होने की तैयारी करने लगे। जल्द ही अपने मामलात निपटा कर ये लोग दुबई रवाना हो गए। दाऊद इब्राहिम को दुबई में सबसे पहले मिलने वाला शख्स उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम था। उसके बाद अनिल प्राब उर्फ वांगिया और उसके बाद यके बाद दीगरे सुनील सावंत उर्फ सूतिया, मनीष लाला, अली अब्दुल्ला अंतोले और दीगर साथी भी दुबई के लिए रवाना हो गए। दाऊद इब्राहिम के दो करीबी साथियों को पुलिस और इंतहाई पेचीदा अदालती मुकदमात से जान छुड़ाने में कई माह लग गए थे। इनमें दो छोटे शामिल थे, यानी छोटा राजन और छोटा शकील। ये लोग बिलतरतीब 1987 और 88 में दुबई पहुंचे। छोटा राजन दुबई पहले पहुंचा और अपनी वफादारी, बहादुरी और जहानत की वजह से दाऊद इब्राहिम का दायां बाजू बन चुका था। गो के छोटा शकील भी छोटा राजन से किसी तौर कम नहीं था, लेकिन फिल वक्त उसे पहले पहुंचने वाले छोटा राजन का मातहत बनकर काम करना पड़ा। बहरहाल इसी दौरान तरक्की करते करते दाऊद इब्राहिम बहुत आगे निकल चुका था और उसने ख्वाबों के ऐन मुताबिक एक बहुत ही बड़ा और आलीशान बंगला अपने लिए बना लिया था। दाऊद इब्राहिम ने उस बंगले का नाम व्हाइट हाउस रखा था। इससे जाहिर होता है कि दाऊद इब्राहिम खुद को किसी अमरीकी सदर से कम नहीं समझता था। तमाम नजरें दाऊद इब्राहिम पर जमी हुई थीं और दाऊद कुर्सियों पर बैठे हर फर्द को बगौर देख रहा था, गोया के अंडरवर्ल्ड का कोई बहुत ही अहम फैसला किया जाने वाला हो। ऐन उसी वक्त छोटा राजन कमरे में दाखिल हुआ। उसने हाथ में कॉर्डलेस फोन थाम रखा था। छोटा राजन के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि कोई बहुत अहम कॉल आई थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम और कमरे में मौजूद दीगर अफराद के चेहरे देखकर अंदाजा हुआ कि कोई नाजुक मामला चल रहा है। इसलिए उसने फोन दाऊद इब्राहिम के हाथ में देने की बजाय फोन करने वाले से कहा, भाई अभी मसरूफ हैं, थोड़ी देर बाद फोन करना। ये कहकर छोटा राजन ने फोन रख दिया। उसके बाद राजन ने कमरे में मौजूद हर फर्द के चेहरे का जायजा लेना शुरू किया। उस वक्त कमरे में बिलखुसूस शराड शेट्टी उर्फ अन्ना और रामा नायक मौजूद थे। अन्ना शर्तें लगाने के लिए दाऊद इब्राहिम की मुशावरती कमेटी का अहम रुकन था, जबकि रामा नायक दाऊद का वो साथी था जिसने डोंगरी से अब तक दाऊद से वफादारी निभाई थी। इन दोनों के माबैन मगरबी बम्बई के इलाके मिलाड में एक प्लॉट पर तनाज़ा चल रहा था। ये तनाज़ा अब खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका था और किसी भी वक्त खून खराबे का बायस बन सकता था। लेकिन चूंकि दोनों ही दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस मसले के हल के लिए दाऊद से रुजू करें। उन्हें पूरा एतमाद था कि दाऊद उनके माबैन इंसाफ के साथ फैसला करेगा। बिग बॉस के ठाठ देखकर उनके दिल में बिग बॉस के लिए पहले से मौजूद रोब और दबदबा कई गुना बढ़ चुका था। ये लोग जैसे ही बम्बई से दुबई पहुंचे, उन्हें एक निहायत ही कीमती गाड़ी में एक 5 स्टार होटल में लाया गया और गाड़ी भी एक बावर्दी शॉफर चला रहा था। उन्होंने तो ये ठाठ अब तक सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों में अरबोंपति सेठों के ही देखे थे। वो लोग दाऊद इब्राहिम का ये तर्ज जिंदगी देखकर इस कदर हैरान थे कि कुछ देर तो अपनी जाती दुश्मनी भी बुला बैठे। दाऊद ने उन लोगों से इस सिलसिले में कई मुलाकातें की। शराड उर्फ अन्ना का मौकफ था कि इस प्लॉट को पहले उसके साथियों ने तलाश किया था और इस प्लॉट पर कब्जा करने के लिए इकदामात भी सबसे पहले उसी ने उठाए थे, जबकि रामा नायक का मौकफ ये था कि प्लॉट का मालिक माजी के किसी एहसान की वजह से प्लॉट उसे देने पर राजी था। लेकिन अन्ना के कारिंदों ने प्लॉट के मालिक को धमकियां देना शुरू कर दी और वो खौफ के मारे पीछे हट गया। दाऊद खामोशी के साथ अपने दोनों इंतहाई करीबी साथियों के दलाइल सुनता रहा और चंद एक सवालात उनसे पूछे। छोटा राजन भांप चुका था कि भाई अब इन लोगों के दलाइल सुन सुनकर आजिज आ चुके हैं और अब मामले का कोई न कोई तस्फिया करना चाहते हैं। राजन को यूं महसूस हो रहा था कि भाई कोई न कोई फैसला कर चुके हैं। चंद सालों की कुर्बत ने राजन के ज़हीन ज़हन को अच्छा खासा दाऊद शनास बना दिया था। अब राजन ये समझने लगा था कि दाऊद को क्या और कब अच्छा और क्या बुरा लगता है। इसलिए जब उसने दाऊद के चेहरे की जानिब देखा तो उसे फोन देने की बजाय फोन करने वाले से कहा कि बाद में फोन कर ले। आखिरकार जब दोबारा दोनों ने अपने दलाइल पेश करना शुरू किए तो राजन के
اندازوں کے عین مطابق داؤد نے ہاتھ اٹھاकर دونوں کو خاموش کروا دیا۔ داؤد اب مزید کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ داؤد کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ کمرے کے اندر موجود ہر شخص نے چپ سادھ لی اور کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہاتھ اٹھانے کے دوران داؤد گہری سوچ میں گم تھا۔ بجائے کچھ کہنے کے داؤد خاموش رہا۔ اس نے اپنا سگار جلایا اور دھواں اڑانے لگا۔ اس دوران پورے ماحول میں خاموشی اور تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ کسی شخص میں ہمت نہ تھی کہ لب کشائی کرتا۔ داؤد کھڑا ہوا اور ٹہلتا ہوا قد آدم کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کھڑکی کے پاس جا کر داؤد رک گیا اور دبئی کی سڑکوں پر رواں دواں ٹریفک کو بغور دیکھنے لگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد داؤد نے کہا، راما میرا خیال ہے کہ تم انا کے حق میں پلاٹ چھوڑ دو اور انا تم اس پلاٹ کے بدلے میں راما کو کچھ رقم ادا کرو۔ اب تک ماحول پر مکمل سکوت طاری تھا۔ سب لوگ خاموشی کے ساتھ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید داؤد اس کی بات کی کوئی وضاحت پیش کرے گا کہ آخر کیوں اس نے راما کے حق میں فیصلہ نہ دیا، لیکن داؤد نے اس کے بعد ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس کے بعد وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس لمحے راما جو غصے کے مارے کھول رہا تھا اور اب تک اپنا غصہ دبائے بیٹھا تھا، بولا، بھائی یہ غلط بات ہے، میرا تو نقصان ہو جائے گا، آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ داؤد نے اس بات کا جواب دینے کے بجائے فوراً ہی کمرے سے باہر نکلنے کو ترجیح دی۔ شراڈ اپنی کرسی سے اٹھا اور فوراً ہی داؤد کے پیچھے ہو لیا، جبکہ راما سر پکڑے اپنی کرسی پر ہی بیٹھا تھا۔ راما نے راجن کی جانب دیکھا اور مراٹھی زبان میں کہا، مجھے یہ فیصلہ ہرگز منظور نہیں ہے۔ راجن نے راما کو سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اسے اس سلسلے میں سمجھانا بیکار تھا۔ آج سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب راما نائک ڈی کمپنی سے علیحدہ ہو جائے گا۔ راما نہ صرف ارون گاولی کے لیے بہت ہی قابل احترام تھا، بلکہ بمبئی مافیا میں بھی راما کا کافی مقام تھا۔ اسے صرف اس بات کا غصہ نہ تھا کہ اسے آج بہت بڑا نقصان ہوا تھا، بلکہ اس کے خیال میں آج داؤد بھائی نے اس سے صحیح انداز سے بات بھی نہ کی تھی۔ اسے اندازہ ہونے لگا کہ داؤد نے شراٹ کو پہلے ہی تسلی دے دی تھی کہ فیصلہ اسی کے حق میں دیا جائے گا۔ دبئی سے بمبئی پہنچ کر بالآخر اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو دیکھنے میں ناممکن تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ داؤد کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دے گا۔ ارون گاولی بھی راما کے حق میں تھا اور اس نے راما سے کہا کہ دبئی شفٹ ہونے کے بعد سے اب داؤد بہت بدل چکا ہے اور ان کے مطابق اب داؤد ان کی کمپنی کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج سے قبل بھی ارون داؤد کے بارے میں بہت کچھ کہتا رہا تھا، لیکن راما اسے ارون کا داؤد کے خلاف حسد جان کر نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ لیکن آج بذات خود راما بھی ارون کی باتوں کا یقین کرنا چاہ رہا تھا۔ اب راما کا داؤد سے اعتماد اٹھنے لگا تھا، اس لیے راما نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اب داؤد سے ڈکٹیشن نہیں لے گا۔ وہ بھائی تھا لیکن اب بمبئی میں نہیں تھا، اس لیے بمبئی کے فیصلے اس سے کروانا سراسر حماقت تھی۔ ادھر شراٹ شیٹی داؤد بھائی کے فیصلے پر تو بہت خوش تھا، لیکن اسے راما کا یوں روٹھ جانا خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ شراٹ جانتا تھا کہ راما اتنی بڑی ڈیل اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ اس کے خدشات اس وقت بالکل صحیح ثابت ہوئے جب اس کے ساتھیوں نے اسے بتایا کہ راما ابھی تک اس پلاٹ سے دستبردار نہیں ہوا، بلکہ اس نے پلاٹ کے مالک سے رابطہ بھی قائم کیا ہے۔ شراٹ ابھی تک داؤد کے پاس ہی تھا، اس لیے اس کے لیے آسان تھا کہ داؤد کے پاس جا کر راما کی شکایت لگا دیتا۔ جب داؤد کو معلوم ہوا کہ راما نے اس کے فیصلے کو ماننے سے قطعی انکار کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ جملہ عموماً لوگ اس وقت ادا کیا کرتے ہیں جب وہ خود کو بے بس سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جو لوگ داؤد کے قریب رہ چکے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ سب انسپکٹر راجندر کادھرے اپنی برہمن فیملی میں وہ پہلا شخص تھا جس نے پولیس میں نوکری کی تھی۔ وہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوئے آج اس مقام تک پہنچا تھا اور شاید ہمیشہ اسی طاق میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے کوئی ایسا موقع ہاتھ آ جائے کہ وہ پولیس کے محکمے میں مشہور افسران میں شمار ہونے لگے۔ اس کی زندگی میں ایسا موقع تقریباً ایک دہائی کے بعد آیا۔ 1987 کی گرمیوں کا دن تھا کہ کادھرے کو ایک واقعے نے راتوں رات مشہور بلکہ یوں کہیے کہ بدنام کر دیا۔ 24 جولائی کے دن وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا کہ کسی مخبر نے اسے راما نائک کی نقل و حرکت کی اطلاع دی۔ مخبر نے بتایا تھا کہ راما چیمبر کے علاقے میں کسی نائی کی دکان میں بیٹھا بال کٹوا رہا ہے۔ کاندھرے نے وقت ضائع کیے بغیر موبائل لی اور روانہ ہو گیا۔ کاندھرے کے مطابق وہ جب اس مقام پر پہنچا تو اس نے راما سے ہتھیار ڈالنے کو کہا، لیکن راما نے بجائے ہتھیار ڈالنے کے پولیس والوں پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ کے اس تبادلے میں راما بری طرح زخمی ہو گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راما نائک چل بسا۔ کاندھرے کو توقع تھی کہ اس واقعے کے بعد اسے کوئی میڈل وغیرہ ملے گا، لیکن میڈیا نے واقعے کو کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ کہانی الٹا کاندھرے کے گلے میں آ گئی۔ اس پولیس مقابلے کے خلاف ایک عدالتی کمیشن قائم کیا گیا، لیکن کاندھرے اپنے دفاع کرنے میں ناکام رہا۔ اس وقت کے ایک کالم نگار نے انڈین ایکسپریس میں یہاں تک لکھا کہ دراصل راما نائک کو داؤد ابراہیم کے چچا احمد انتولے اور ایک شوٹر ڈینی نے مل کر قتل کیا تھا اور لاش کو کاندھرے کے حوالے کر دیا۔ بعض صحافیوں نے اسے جعلی پولیس مقابلہ قرار دیا اور بعض نے یہاں تک کہا کہ داؤد ابراہیم کے کہنے پر کاندھرے نائک کو مارنے کی غرض سے گیا تھا، اس لیے انہوں نے اسے ماورائے عدالت قتل قرار دیا۔ بعض صحافیوں کو یہ اعتراض تھا کہ چیمبور کا علاقہ کاندھرے کی عملداری میں آتا ہی نہ تھا۔ اگر وہ مجرم کو پکڑنے میں واقعی سنجیدہ تھا تو اسے وہاں کی پولیس انسپکٹر کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ کاندھرے تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کی خوشی نہ منا سکا، لیکن وہاں وائٹ ہاؤس دبئی میں انا خوشی
खुशी के दिए जला रहा था। उसे इस कत्ल से 50 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था और उसका दुश्मन इस अंदाज से मारा गया था कि किसी को उस पर शुबा भी न हो सकता था। अन्ना दुबई में अपनी इस फतह की खुशी में जश्न मना रहा था। दाऊद इस मसले पर वैसे तो खामोश रहा, लेकिन एक बात से अंदाजा होता है कि इस कत्ल के पीछे दाऊद का हाथ हो सकता था। दाऊद खिड़की के पास खड़ा सिगार पी रहा था। वो कहीं जाने वाला था और उसका कोट थामे छोटा राजन पास ही खड़ा था। इतने में अन्ना दौड़ता हुआ आया और दाऊद के गले लग गया। इस पर दाऊद ने उसे मुस्कुरा कर देखा। अन्ना ने दाऊद से पूछा कि ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन दाऊद ने सिर्फ राज कहा और उसके बाद राजन और दाऊद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बम्बई का ये पहला पुलिस मुकाबला न था कि जिसकी सुपारी दाऊद ने दुबई से दी थी। ये बात पुलिस के महकमे में मशहूर थी और सब जानते थे कि जो कोई भी दाऊद से बम्बई में टक्कर लेता है, दाऊद वहीं उसकी सुपारी भिजवा देता है। बम्बई शहर में इस तरह के दर्जनों कत्ल पुलिस के हाथों हुए, जिनके ताने बाने बिलाखिर दुबई में दाऊद से जा मिले। इसी तरह का एक कत्ल महमूद खान उर्फ कालिया का इंस्पेक्टर एमोलिक के हाथों हुआ था, जिस पर बाद में अदालती कमीशन बिठाया गया। मन्नत खान और बब्बन कौंडे भी इसी तरह इंस्पेक्टर एमोलिक के हाथों मारे गए। बब्बन कौंडे के बारे में कहा जाता है कि उसने दाऊद के एक बहुत ही करीबी सियासतदान पप्पू कालानी से दुश्मनी मोल ली थी, जिसकी सजा उसे पुलिस मुकाबले की सूरत में अदा करनी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।